अयोग्य असे सरंजामदार राज्याचे मुख्य संपदे विकसित करीत असलेले पाहून मध्यम वर्गाच्या तळमळीची या ग्रंथात झाली। मेरे प्यारे दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट में आपको अभिनव नाम की किताब हिंदी के पाठ्यक्रम में है। इस किताब में से आपको 6 लेसन पहले सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 लेसन है और 4 कविताएं हैं आपको। ये 6 लेसन में से एक लेसन जो है बड़े घर की बेटी, ये एक कहानी है जिनके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा। ये एक उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो हम आज देखेंगे बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। यानी एक गांव में बेनी माधव सिंह नाम के जो जमींदार है वो गौरीपुर गांव में रहते हैं, वो वहाँ के जमींदार हैं। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। उनके पितामह मतलब उनके दादाजी। उनके दादाजी जो थे उस गांव के एक समय में, मतलब जब वो थे तब की बात है, एक समय में वो धन धान्य संपन्न थे, यानी बहुत लखपति थे, बहुत अमीर थे। बराबर है, उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल है, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। यानी गांव में उस समय में बेनी माधव सिंह के दादाजी ने एक पक्का तालाब और एक पक्का मंदिर बनवाया था, जिसकी हालत अभी बहुत ख़राब है, लेकिन उसकी मरम्मत भी कोई कर नहीं सकता। उसकी मरम्मत करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा अब इनके पास, इस गांव में किसी के पास में भी नहीं है। यहाँ तक कि बेनी माधव सिंह के पास में भी इतने पैसे नहीं है। एक समय था कि उनके दादाजी ने ये पक्का तालाब और मंदिर यहाँ पर बनवाया था। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। यानी लोगों ने ऐसा सुना है कि उस ज़माने में उनके दरवाजे पर हाथी झूलता था, मतलब उन्होंने हाथी पाल रखे थे। आजकल तो गाय भैंस भी पालना मुश्किल है, तो उस ज़माने में उन्होंने हाथी पाल कर रखा था, मतलब उनके घर पे हाथी पाला था उन्होंने। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। अब बेनी माधव सिंह के घर पर हाथी के स्थान पर एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। यानी उसको भी ये ठीक से खिला पिला नहीं सकते। उसके शरीर के पंजर के सिवा, उसके शरीर, पंजर मतलब हड्डियाँ, मतलब हड्डियों का ढांचा दिखाई पड़ रहा था और कुछ नहीं। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार ही रहता था। यानी भले ही वो शरीर से बहुत दुबली पतली थी, हड्डियाँ दिखती थी, लेकिन शायद वो दूध बहुत ज़्यादा देती थी, इसीलिए हर वक्त कोई ना कोई व्यक्ति उस दूध निकालने के लिए तैयार खड़ा रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे, और बेनी माधव सिंह ने अपनी जितनी संपत्ति थी उस संपत्ति में से आधी से ज़्यादा संपत्ति उन्होंने वकीलों को भेंट कर दी थी। मतलब वकीलों को भेंट कर दी थी, मतलब उन्होंने दान नहीं दिया था। वकीलों को फीस भरने के इसमें उनकी आधी संपत्ति खत्म हो चुकी थी। उनकी वर्तमान आय वार्षिक 1000 से अधिक न थी। यानी आज उनकी कमाई जो है, आय मतलब कमाई, उनकी जो कमाई है वो साल की, वर्ष भर की 1000 से ज़्यादा नहीं थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, यानी बेनी माधव सिंह के 2
बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था, यानी उनका जो बड़ा लड़का था उसका नाम था श्रीकंठ सिंह। उन्होंने बहुत दिनों तक परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। यानी श्रीकंठ सिंह ने बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके और कुछ काम धंधा करके उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी, मतलब बीए तक उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली थी। आज एक दफ्तर में नौकर थे, यानी पढ़ाई खत्म होने के बाद में आज वो किसी दफ्तर में नौकर है, मतलब वो नौकरी पर लगे हैं, काम कर रहे हैं। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, मुखड़ा भरा हुआ, चौड़ी छाती। यानी बेनी माधव सिंह का जो छोटा लड़का था उसका नाम था लाल बिहारी सिंह, बराबर है। वो दोहरे बदन का था, मतलब जाड़ा हट्टा कट्टा था, और मुखड़ा भरा हुआ, मतलब मुखड़ा भी अच्छा बड़ा था, और छाती बहुत चौड़ी थी, मतलब वो पहलवानी करते थे, कसरत करते थे वो। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। यानी भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वो सुबह उठते से ही पी लिया करता था। श्रीकंठ सिंह की दशा उससे बिल्कुल विपरीत थी। अब जो बड़ा लड़का जो था श्रीकंठ सिंह जिसका नाम है, उसकी दशा बिल्कुल उल्टी थी, लाल बिहारी सिंह के बिल्कुल विपरीत, यानी उल्टी। लाल बिहारी सिंह शरीर से हट्टा कट्टा था, चेहरा भरा हुआ था, छाती चौड़ी थी, लेकिन श्रीकंठ सिंह बिल्कुल विपरीत, दुबला पतला। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। यानी अब जो भाई हट्टा कट्टा है, छाती चौड़ी है, ऐसे जो लड़के हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं, बराबर है। जो दुबले हैं, मतलब शरीर यष्टि उनकी कुछ खास नहीं है, तो ऐसे लड़के कम पसंद आते हैं। तो श्रीकंठ सिंह ने अपना पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई पर दिया, बराबर है। उन्होंने पूरा ध्यान हमेशा पढ़ाई पर दिया, अपने शरीर पर नहीं। उन्होंने कभी कसरत नहीं की, अच्छा खाया पिया नहीं, इसीलिए उनकी शरीर रचना जो है वो दुबली पतली रह गई। इन 2 अक्षरों ने इनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। यानी बीए तक पढ़ाई करने के चक्कर में इन्होंने अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से लेखक का यहाँ पर ये बोलना है कि इन्हीं 2 अक्षरों ने, मतलब बीए, इन 2 अक्षरों ने श्रीकंठ सिंह के शरीर को निर्बल यानी कमज़ोर और चेहरे को कांतिहीन, मतलब उनके चेहरे पे कोई तेज नहीं था, ऐसा बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। यानी यही कारण था, पढ़ाई होने के बाद में फिर उन्होंने अपने शरीर को अच्छा करना चाहा, हट्टा कट्टा बनना चाहा। इसी वजह से वो क्या करते थे, फिर अब वैदिक ग्रंथ यानी जिस पे जड़ी बूटियों की दवा, उसका उपयोग और जिससे क्या फ़ायदा होता, ये सब की जानकारी रहती है। अब उनकी रुचि वो पढ़ने में लग गई थी। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। यानी भाई आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करके वो अपने आप को बलवान बनाना चाहते थे। सांझ सवेरे उनके कमरे से पाया खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। यानी शाम और सुबह शाम को वो क्या करते थे, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ रहती उनको वो कूटते थे, उनको बारीक पीसते थे, तो उसकी आवाज़ मधुर कर्ण ध्वनि यानी उसकी जो आवाज़ सभी लोगों को सुनाई पड़ती थी रोज़ सुबह शाम को। लाहौर और कलकत्ता से वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। यानी लाहौर और कलकत्ता के जो वैद्य थे उन्हीं से उनकी ज़्यादा लिखा पढ़ी होती थी, मतलब वो उनको ज़्यादा करके पूछताछ करते थे पत्र के द्वारा कि भाई मुझे ऐसा बनना है तो उसके लिए कौन सी जड़ी बूटी खाना ज़रूरी है, कैसे खाना ज़रूरी है, ये सब की जानकारी वो लिखा पढ़ी से पत्र के द्वारा वो लिया करते थे। श्रीकंठ सिंह इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। अब श्रीकंठ सिंह ने बीए तक पढ़ाई कर ली थी, अंग्रेज़ों का ज़माना था तो अंग्रेजी डिग्री उन्होंने हासिल कर ली थी, लेकिन अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं मतलब
अंग्रेज़ों की जो रूढ़ी परंपरा थी उनसे उनको विशेष लगाव नहीं था, वो उसके विरोधी थे। उनकी जो परंपराएं थी अंग्रेज़ों की वो उसके विरोधक थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से इसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। यानी विरोध ही मतलब उनको पसंद ही नहीं थे, बल्कि वो इसका जोर जोर से विरोध भी किया करते थे, तिरस्कार भी किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था और यही कारण था कि उनके गांव में उनका बहुत सम्मान किया जाता था कि भाई इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हासिल की है, इतनी बड़ी शिक्षा हासिल की है, इतनी बड़ी डिग्री उन्होंने हासिल की है, बीए की डिग्री हासिल की है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी प्रथाओं का विरोध करते हैं। ये अच्छी बात है। नहीं तो कोई लड़का विलायत जाकर पढ़ाई के लिए विलायत जाता है और वहीं के रंग में वो बस जाता है और वहीं के लड़की से वो शादी कर लेता है। उनको अपने भारतीय जो रूढ़ी परंपरा है, उनको अपनी जो भारतीय जो संस्कृति है वो उनको पसंद नहीं आती, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। इसीलिए गांव के लोग उनको पसंद करते थे, उनका सम्मान करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। यानी दशहरे में गांव में जो अभी रामलीला बहुत कम हो गई है, उधर उत्तर प्रदेश में ये रामलीला वगैरह होती रहती है कहीं छोटे छोटे गांव में, तो पहले ये रामलीला हर गांव में हुआ करती थी। तो दशहरे में श्रीकंठ सिंह भी जो है वो रामलीला के जो प्रोग्राम होता था, जो कार्यक्रम होता था, उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते थे। इतना ही नहीं तो रामलीला में किसी न किसी पार्ट का वो हिस्सा भी होते थे, मतलब कोई ना कोई पात्र वो जरूर निभाते थे। गौरीपुर में रामलीला के वे ही जन्मदाता थे। यानी उस गांव में, यानी गौरीपुर गांव में रामलीला की स्थापना ये श्रीकंठ सिंह ने ही की थी। ठीक है, वही गौरीपुर गांव में रामलीला लेकर आए थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। यानी प्राचीन हिंदू संस्कृति जो है, प्राचीन हिंदू जो सभ्यता है, वो उसका बड़ा गुणगान करते थे, यानी वो उनको बहुत पसंद थी। सम्मिलित कुटुंब प्रथा के तो वे एकमात्र उपासक थे। यानी पुराने ज़माने में हमारे जो परिवार होते थे वो सम्मिलित परिवार होते थे, विभक्त कुटुंब नहीं था, सम्मिलित कुटुंब रहा करता था पहले। सम्मिलित कुटुंब मतलब एक ही घर में एक ही छत के नीचे पूरा परिवार रहना, चाचा चाची, बराबर है, दादा दादी, माता पिता, ये सब एक ही परिवार में रहा करते थे। लेकिन अब कैसा है, आज के ज़माने में कैसा है, लड़के की शादी होती है तो लड़का क्या करता है, अपनी दुल्हन को लेकर वो अलग घर में बस जाता है, अलग रहना चाहता है, बराबर है। तो ये विभक्त कुटुंब हो गया, ये विभक्त कुटुंब हो गया। संयुक्त कुटुंब में सब रहते थे, मतलब माता पिता, लड़का, शादीशुदा हुई वाली बहू, चाची चाचा, सब परिवार, उनके बच्चे, ये सब एक साथ रहा करते थे। लेकिन आज हमको ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। आज सब अलग अलग रहने में ही अपनी खुशी मानते हैं। तो श्रीकंठ सिंह जो है वो सम्मिलित कुटुंब के उपासक थे, मतलब उनको सम्मिलित कुटुंब में रहना अच्छा लगता था। आजकल स्त्रियों की कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसे वे जाति और देश के लिए बहुत ही हानिकारक समझते थे। यानी आजकल की स्त्रियां जो है, ये जो कुटुंब जो अलग अलग होते हैं, इसका मुख्य कारण जो है वो स्त्रियां ही होती है। स्त्रियों को ही ये पसंद नहीं आता। तो लेखक उन्हीं को कारण मानकर ये बोलते हैं कि आजकल की स्त्रियां जो है वो कुटुंब में मिलजुल कर रहने की बजाय वो अलग रहना पसंद करती है। इसीलिए कुटुंब विभक्त हो जाते हैं, कुटुंब टूट जाता है। तो ये हमारे देश के लिए और समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, ऐसा वे मानते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। ललनाएं मतलब बहुएं, यानी गांव में जो बहुएं दूसरे गांव से ब्याह कर लाई गई है तो ललनाएं,
वो जो गांव की ललनाएं हैं वो उनकी बहुत निंदा करती थी, उनका तिरस्कार करती थी। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी, यानी कोई कोई तो उनको अपना बहुत बड़ा शत्रु मान लिया करते थे। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था, यानी स्वयं श्रीकंठ सिंह की जो पत्नी थी उनका ही विरोध इस विचार से था कि कुटुंब ये संयुक्त होना चाहिए, विभक्त कुटुंब ये हानिकारक है। इस विचार से उनकी पत्नी ही विरोध करती थी। वह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहन करने और तरह देने पर भी परिवार का निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। यानी श्रीकंठ सिंह की पत्नी इसीलिए विभक्त कुटुंब पर जोर देती थी, वो इसलिए नहीं कि वो अपने सास ससुर देवर जेठ से घृणा करती थी, उसका ये कारण नहीं था। श्रीकंठ सिंह की पत्नी का यह मानना था कि भाई अगर घर में रोज रोज की कलह होती गई, मतलब रोज रोज के झगड़े अगर होते रहे, बहुत कुछ समझाने पर भी अगर ये झगड़े कम नहीं होते हैं, तो अपने जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अपने जीवन को नष्ट करने से तो अच्छा है कि हम अपनी खिचड़ी अलग पकाएं, मतलब हम अलग रहने ही चले जाएं। बराबर है ना। मतलब अगर घर में अगर किसी कारण से भी ससुर से, सास से, जेठ से, देवर से अगर झगड़े होते हैं और अगर नौबत यहाँ तक आ गई कि भाई हम अब अपने जीवन को नष्ट ही कर देंगे, तो अपने जीवन को नष्ट करने के बजाय में हम अपनी बोरी बिस्तरा हमने अलग कर लेना चाहिए। ये बात से मैं भी सहमत हूँ। ठीक है, तो आज का लेसन हम यहीं तक समाप्त करेंगे। इसका अगला पार्ट हम अगले भाग में देखेंगे।